क्लियर है बिल्कुल। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी मूल निवासी महापुरुष और महानायिकाओं को मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन और भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ का छठा संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आज संपन्न हो रहा है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी मान्यवर तथा अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन को देश के तमाम कोने से सुन रहे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विद्यार्थी एवं युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, कल 4 दिसंबर को बहुजन समाज के आंदोलन में एक बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है। कल के दिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब का दुखद निधन हुआ है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भावपूर्ण आदरांजलि मैं अर्पित करता हूं। साथ ही कल 6 दिसंबर को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। उस उपलक्ष्य में उनके क्रांतिकारी कार्य को मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं, विनम्र अभिवादन करता हूं। साथियों, देश में धीरे धीरे अनलॉक होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। काफी समय से देश में लॉकडाउन जारी था, लेकिन अभी धीरे धीरे अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन पिछले 2 सालों से, लगभग 2 सालों से शिक्षा क्षेत्र पर लॉकडाउन जो जारी किया गया था वो अभी भी जारी है। और इस लॉकडाउन के दरमियान शिक्षा क्षेत्रों में काफी सारी समस्याएं पैदा हो गई, काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। एक तरफ लॉकडाउन लगाकर दूसरी तरफ जन विरोधी, शिक्षा विरोधी, बहुजन विरोधी कानून थोपना, इस प्रकार का षड्यंत्र इस ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा, इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ में व्यवस्था में बैठा हुआ जो सामाजिक शत्रु है वह प्रतिदिन अलग अलग षड्यंत्र कर रहा है। मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र, उन्हें नौकरी से, सत्ता अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र, ऐसे अलग अलग षड्यंत्र वो प्रतिदिन कर रहा है। और इन षड्यंत्रों के बारे में हमारा जो बहुजन समाज का विद्यार्थी युवा है वो इसके बारे में जानकार नहीं है, जागृत नहीं है। यह व्यवस्था उन्हें किस प्रकार से गुलाम बना रही है, इस व्यवस्था के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं। तो इसीलिए इस व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी देने के लिए, इन षड्यंत्रों के बारे में उनको जानकारी देने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ऐसी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बारे में उनको जानकारी देने के लिए, उनको समझाकर जागृत करने के लिए आज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग मुझे आज लाइव सुन रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर बहुजनों को हजारों सालों से शिक्षा से, सत्ता से वंचित किया, हक अधिकारों से वंचित किया। और आज वर्तमान में जो ब्राह्मणी व्यवस्था में, आज इस व्यवस्था को जो चलाने वाले जो लोग हैं, व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं, वे आज भी वर्तमान में अलग अलग षड्यंत्र करके हमारे बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण का मामला हो, शिक्षा का बाजारीकरण का मामला हो, शिक्षा को महंगा करने का मामला हो, शिक्षा की पहुंच को दूर करने का मामला हो, ऐसे अलग अलग षड्यंत्र करके वे बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित कर रहे। इस प्रकार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हमारे जो बहुजन समाज का जो रिप्रेजेंटेशन लेवल था, वो रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे गिर रहा है। सरकारी क्षेत्रों में जो शिक्षा का जो वैल्यू है, वो वैल्यू पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया है। और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन तक पहुंच रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन से वंचित करने के लिए भी अलग अलग षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बहुजन विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन से दूर करने के लिए।
जिन छात्रों ने हायर एजुकेशन लेने के लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन में अच्छे स्कोर लाए हो, उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया है, उन्होंने अपने मेरिट को साबित किया है, लेकिन फिर भी सीईटी को आधार बनाकर ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन से दूर किया जाता है। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो एक नया षड्यंत्र आज के दौर में किया जा रहा है, वो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना आवश्यक है। यानी आप जिस जाति से हो, उस जाति का कास्ट सर्टिफिकेट होने से कोई मतलब नहीं है, तो आप उस जाति से कितने पीढ़ी से हो, उस जाति से कितने पीढ़ी से हो, ये बातें आपको वहां पर साबित करनी होती है। और सीएनआरसी एनपीआर में जिस प्रकार से 1950 के पहले का प्रूफ मांगा जा रहा था, उसी प्रकार से कास्ट वैलिडिटी के लिए आज 1950 के पहले का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। जो लोग मेरे जैसे कभी गांव नहीं गए होंगे, ऐसे हजारों लाखों विद्यार्थी होंगे जो शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। और अगर आप ओबीसी तबके से हो, ओबीसी प्रवर्ग से आते हो, तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको ओपन में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको ओपन की पूरी फीस भरनी पड़ेगी। इस प्रकार से सीईटी से 50% विद्यार्थियों को दूर किया जाता है हायर एजुकेशन से, और इन सभी प्रोसेस में लगभग 50% स्टूडेंट और दूर हो जाते हैं हायर एजुकेशन से। इस प्रकार से केवल 20 से 25% ही जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते। और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेने के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से उनको दूर किया जाता है, उनको नौकरी से वंचित किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, नौकरी और शिक्षा से दूर करने के लिए हजारों षड्यंत्र इस ब्राह्मण्य व्यवस्था द्वारा किए जाते हैं। यही नहीं, आज के समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी वर्ग कहा जाता है, उसको चुनने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको यूपीएससी कहा जाता है, और यूपीएससी के द्वारा उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। उस यूपीएससी के एग्जाम्स में भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तो लैटरल एंट्री के द्वारा विदाउट यूपीएससी एग्जाम्स भी लोगों को आज डायरेक्टर लेवल पे इंक्लूड किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है। तो साथियों, पीछे के दरवाजे से जो जनरल कैटेगरी के सवर्ण जाति के जो लोग हैं, उनको विदाउट यूपीएससी डायरेक्टर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको बिठाया जा रहा है। और जो एससी एसटी ओबीसी के जो हमारे बहुजन समाज के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इंटरव्यू के आधार पर उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं, और भले ही उनको रिटर्न में कितने भी अच्छे मार्क्स हो, लेकिन इंटरव्यू में उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और उनको मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। साथियों, एक 2020 का यूपीएससी का सबसे बड़ा स्कैम हमारे सामने आया, लोगों के सामने पिछले साल आया। 2019 में लगभग 927 पोस्ट के लिए यूपीएससी ने एक एड जारी की थी, और उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई, वो मेरिट लिस्ट 4 अगस्त 2020 को जारी की गई, और उसमें केवल 829 लोगों का ही नाम था। बाकी के बचे 89 जो कैंडिडेट्स थे, उनको 89 कैंडिडेट्स को उन्होंने रिजर्व लिस्ट में रखा, और रिजर्व लिस्ट में रख के वो 89 में से लगभग 72 कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के थे, उस जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चुनकर भेजा गया, जिसमें ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनकी बेटी का चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से हमारे जो छात्र जो मेरिट में आते हैं यूपीएससी में, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, उनको भी इस प्रकार से कैटेगराइज करके उनको रिजर्व लिस्ट में लगाकर उनको बाहर कर दिया जाता है।
तो साथियों, इस प्रकार से वो लोग आपके संवैधानिक हक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। एक तरफ वो हमारे हक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं और हमारे जो छात्र नौजवान हैं वो केवल पढ़ाई लिखाई और नौकरियों में व्यस्त है। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो हमारी पिटाई कर रहे हैं। अगर आपके हक अधिकार ही नहीं रहेंगे तो आपका पढ़ लिख कर क्या मतलब है? अगर आपके पास नौकरी ही नहीं रहेगी तो आपके डिग्री सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? और अगर आप जिस समाज में जन्मे हो उस समाज में आपको समानता का अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके बुद्धिजीवी होने का क्या मतलब? तो इसलिए साथियों, केवल पढ़ने लिखने से हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हमें सामाजिक लड़ाई, सामाजिक आंदोलन चलाना होगा, जिसमें हमारे शैक्षणिक, सामाजिक और हर प्रकार की परिस्थितियों का समाधान है। एक महत्वपूर्ण बात साथियों, मैं इस अधिवेशन के द्वारा आपको कहना चाहूंगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जो जन्म होता है वो समाज के अंदर होता है। बचपन से बड़ा होने तक, मरने तक वो समाज में रहता है। वो पढ़ाई लिखाई समाज के द्वारा करता है, शिक्षा ग्रहण समाज के द्वारा करता है, ज्ञान अर्जन समाज के द्वारा करता है। इतना ही नहीं, वो पैसा कमाना भी समाज से ही करता है। लेकिन ये सब करके वो केवल अपना घर भरने का काम करता है। समाज के प्रति उसका कोई दायित्व है, ये बात उसको समझ में नहीं आती। ये बात वो भूल जाता है। आपको अधिकार मिले हैं, या राइट टू एजुकेशन मिला है, या रिजर्वेशन मिला है, या आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, या आपके अंदर बहुत ज्यादा हुनर है, इसलिए नहीं मिला है। आप उस समाज में जन्मे हो, इसीलिए आपको वो अधिकार मिले, इसलिए आपको रिजर्वेशन मिला है, इसलिए आपको शिक्षा का अधिकार मिला है। आप में काबिलियत है, पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो आप हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, आप नौकरियों में नहीं लग पाते। तो इसीलिए साथियों, समाज के प्रति जो दायित्व है, ये दायित्व हमारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। कुछ लोग पढ़ लिख कर चैरिटी का काम करते हैं, उन्हें लगता है कि यही समाज परिवर्तन का काम है। लेकिन साथियों, अपने समाज को गुलामी से आजाद करने से बड़ा चैरिटी का काम इस देश में कोई नहीं है। तो साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा यह एक ब्रीद वाक्य लेकर चल रहा है, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी। बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं, उन छात्रों में सामाजिक ईमानदारी का भाव पैदा करना और महापुरुषों के आदर्शों का विद्यार्थी निर्माण करना, यह एक मुख्य मकसद लेकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा समाज में काम कर रहा है। और साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा यह एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 312 जिलों में काम कर रहा है साथियों। और यह राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर आज समाज में लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए समस्या जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की थी, संगठन भी हमने राष्ट्रीय स्तर का निर्माण किया। तो इसलिए साथियों, आज हमारे पास वो सॉल्यूशन है। आज इस सॉल्यूशन को हथियार बनाकर आज हमारी सामाजिक और शैक्षणिक लड़ाई हम लड़ सकते हैं। साथियों, आखिरी बात मैं कहकर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि साथियों, कीमत चुकाए बगैर कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में क्रांति चाहते हो, आप चाहते हो कि समाज में तब्दीली आए, लेकिन यह काम मुफ्त में नहीं होने वाला। मुफ्त में आपको आजादी नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको त्याग समर्पण करना होगा। और जितने ज्यादा पैमाने पर त्याग समर्पण करने वाले विद्यार्थी युवा समाज में तैयार होंगे, पैदा होंगे, उसी अनुपात में साथियों समाज में परिवर्तन होगा। और यह करने के लिए आप सभी विद्यार्थी युवा अपना समय, पैसा, बुद्धि, श्रम और हुनर समाज के लिए लगाओगे, यही मैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा आप सभी से अपील करूंगा। यही आशा और विश्वास रखूंगा।
आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।